जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये हमारी व्हाट्सएप का जो सेशन है आइडियाज़ वाला, उसमें एक पार्ट था हमारा सोशल थिंकर्स या सोशल फिलोसफर्स का। तो उस पार्ट के लिए आई हैव बीन असाइन्ड द ड्यूटी के मैं वो थेरिस्ट जो हैं वो उनकी डिटेल्स जो हैं वो आप तक पहुंचाऊं। और जो आज हम थेरिस्ट पढ़ने वाले हैं, जो फिलोसफर पढ़ने वाले हैं, वो बुनियादी तौर पर हम 3 थेरिस्ट जो हैं उनको देखेंगे। सबसे पहला थेरिस्ट जो है वो होगा जी अगस्ट कॉम्टे। ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। उसके बाद हम देखेंगे मैक्स वेबर, और उसके बाद हम बात करेंगे अमायल टर्खाइम के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 थियरिस्ट क्यों चूज किए गए हैं। सोशोलॉजिकली स्पीकिंग हमारे कुछ पर्सपेक्टिव्स होते हैं, कुछ व्यू पॉइंट्स होते हैं जिनकी बेस पर कोई भी थेरिस्ट जो होता है उसने अपना पूरा वर्क किया होता है। हमारे पास एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव होता है, हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म होता है, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस होता है हमारे पास, और थर्ड और फोर्थ आप कह सकते हैं हमारे पास इंटरप्रेटिविस्ट पर्सपेक्टिव होता है। तो उसी हवाले से अगर हम देखा जाए तो एवोल्यूशनरी थियरिस्ट वो होते हैं जिन्होंने सोसाइटी की जो एवोल्यूशन पर बात की होती है कि सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है। ठीक है, उसमें हम बुनियादी तौर पर अगस्ट कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर और इब्न खल्दून वगैरह को प्रोमिनेंटली पढ़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा एक पर्सपेक्टिव आ जाता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो सोसाइटी को एज अ होल देखता है कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसमें प्रोमिनेंटली हम अमाइल डरखाइम की ही बात की जाती है, उसके अलावा टालकिट पार्सन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा पर्सपेक्टिव आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में सबसे जो अहम है वो कार्ल मार्क्स है, हेगल, एंगल्स वगैरह होते हैं। ये थियरिस्ट आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़े होंगे, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया गया। और हमारा चौथा जो पर्सपेक्टिव है वो आ जाता है इंटरप्रेटिविज्म। ठीक है, जिसमें हम माइक्रो लेवल पर इंटरप्रिटेशन की बेस पर, डे टू डे इंटरेक्शन की बेस पर थेरीज बनाई जाती हैं। तो अगस्ट कॉम्टे एक हमारा एवोल्यूशनरी थेरिस्ट आ गया, मैक्स वेबर हमारा इंटरप्रेटिविज्म में आ गया, और अमाइल डरखाइम हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में आ गया। और चौथा कॉन्फ्लिक्ट वो आपको ऑलरेडी कार्ल मार्क्स और हेगल के पार्ट में आप लोगों ने देख लिया होगा। ठीक है, तो बेसिकली इन तीनों पर्सपेक्टिव्स को कवर किया गया है क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप लोगों को आइडिया हो जाए कि ये तीनों पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा अहमियत पाई जाती है सोशोलॉजी में इन पर्टिकुलर एंड अदर सोशल साइंसेज में भी। जब भी आपने किसी चीज को इंटरप्रेट करना होता है उसको पर्सपेक्टिव्स के मुताबिक देखा जा सकता है। और यहाँ पर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये 3 पर्सपेक्टिव, वैसे तो हम एवोल्यूशनरी को भी समटाइम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के अंडर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये है मैक्रो लेवल एनालिसिस। इसमें सोसाइटी के बड़े बड़े पार्ट्स, बड़े बड़े कंपोनेंट्स, बड़े बड़े सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके लेवल पर देखा जाता है। और एक हमारा आ जाता है इंटरप्रेटिविज्म, जो कि माइक्रो लेवल एनालिसिस होता है, जिसमें हमारी इंटरप्रिटेशन, सोशल एक्शंस और डे टू डे बिहेवियर और उनका क्या पैटर्न होता है उसकी बिना पर होता है। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमने ये 3 थेरिस्ट क्यों चूज किए और जैसा भी है। यहाँ पर अगर आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो बेटा आप जब हम किसी भी थेरिस्ट का एक मेजर पार्ट पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं अगस्ट कॉम्टे की तरफ। जैसा कि मैंने आपको कहा, ही इज नोन एज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, तो बेसिकली इसका ये फ्रांस में पैदा हुआ था और ये बुनियादी तौर पर एक फिजिक्स का प्रोफेसर था, माहिर तबीयत था। अब इसने एक बड़ी अहम बात की थी। उसने बात ये की थी कि मैन इज फुलिश, इंसान या इंसानियत जो है वो फुलिश है। क्यों फुलिश है? बेसिकली ये हम 1838 में इसने सोशियोलॉजी का नाम जो है ना वो बताया था। तो उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द तमाम चीजों को पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जिस चीज में वो रह रहा है, मतलब सोसाइटी,
उसके बारे में वो इल्म हासिल नहीं कर रहा, उसको वो समझ नहीं रहा। तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन और कैपिटलिज्म की वजह से जो सोसाइटी का फैब्रिक बिगड़ रहा था, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैम्पर हो रहे थे, उस सिचुएशन को इसने फोर्सी किया, उसको गौर से देखा। तो इसलिए इसने कहा कि देयर इज अ नीड टू डेवलप अ साइंस ऑफ सोसाइटी, कि एक ऐसी साइंस होनी चाहिए जो कि सोसाइटी को पढ़े। ठीक है, एक मिनट। जी, तो बेसिकली मैं आपको अगस्त कॉम्टे, इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो 1798 से लेकर 1857 तक, और इसने सोशियोलॉजी 1838 में कहा था। तो बेसिकली इसने फ्रांस में पैदा हुआ। इसने कहा जी इंसान फुलिश है, ठीक है, जो सोसाइटी की या सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन और वैनिश्ड फैमिली सिस्टम है, मटेरियलिज्म बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इस चीज के लिए इसने कहा था कि देयर इज अ नीड टू डेवलप अ साइंस ऑफ सोसाइटी। उसको पहले इसने नाम दिया था सोशल फिजिक्स का। ठीक है, सोशल फिजिक्स का इसने नाम दिया था और बाद में इसने उसको सोशियोलॉजी का नाम दे दिया था। ठीक है, अब इसने सोसाइटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, या सॉरी, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, जो इसने एक सब्जेक्ट ऑफर किया, या जिसको इसने इन्वेंट किया, या जिसकी इसने कहा कि ऐसा होना चाहिए। उसने कहा था कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, होने चाहिए। एक को उसने सोशल स्टैटिक बोला, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ठीक है, और एक को इसने नाम दिया सोशल डायनामिक्स का। ठीक है, सोशल स्टैटिक की अगर बात की जाए तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, और सोशल डायनामिक में चेंजिंग पैटर्न्स। ठीक है, तो ये वर्ड से ही आप याद रख ले, सोशल साइंसेज में जो वर्ड फ्रेज टेक्निकल टर्म होती है वो बहुत हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। सोशल स्टैटिक मतलब सोसाइटी के वो कंपोनेंट्स जो ठहरे हुए, और सोशल डायनेमिक्स जो मूविंग है, जिसमें प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बात होती है। तो सोशल स्टैटिस्टिक में इसने बुनियादी तौर पर इंडिविजुअल, फैमिली, स्टेट और रिलीजन, इन चार कंपोनेंट्स की बात की थी कि भाई साइंस ऑफ सोसाइटी जो कि डेवलप होनी चाहिए, उसका जो सोशल स्टैटिक का पार्ट है, उसमें सबसे पहली बात आती है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने फैमिली को ज्यादा अहमियत दी थी। इसके मुताबिक इंडिविजुअल एक अब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है, इंडिविजुअल की अहमियत कम है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सोशियोलॉजी का वो फैमिली होना चाहिए, क्योंकि देखें सोसाइटी, सोशल, जब भी ये वर्ड आता है तो इसमें एक इंडिविजुअल नहीं होता, इसमें मल्टीपल इंडिविजुअल या मोर देन वन इंडिविजुअल होते हैं, और वो इंसान के पैदा होते ही वो बेसिक यूनिट क्या आ जाता है, फैमिली। इसलिए इसने सोशियोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फैमिली को दिया था, और सोशल स्ट्रक्चर में उसने ये कहा था कि फैमिली प्रोवाइड द बेस ऑफ द प्रोग्रेस, जिसको अगर हम आजकल अपने पाकिस्तानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बिल्कुल हमारे आज भी हम फैमिली पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। हमारी प्रोग्रेस, हमारी डेवलपमेंट, हमारी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह की वेल बीइंग और नॉलेज डेवलपमेंट में फैमिली का बहुत ज्यादा रोल होता है। तो इंडिविजुअल एंड फैमिली, ये सोशल स्ट्रक्चर के पहले दो कंपोनेंट्स हैं। तीसरे में आ जाता है जी स्टेट। ठीक है, स्टेट या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पॉलिसीज दैट फोस्टर द सोशल चेंज एंड पॉजिटिविज्म। यहाँ पर जो पॉजिटिविज्म का वर्ड है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके नेक्स्ट जो थ्योरी है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, उसमें हम पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म को। इसका ये कहना था कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे सोशल चेंज आए। ठीक है, स्टेट एक सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारा पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, हमारी मुकन्ना जिसको हम कह सकते हैं, लेजिस्लेचर, ये सारी चीजें, ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है। इनका काम क्या है कि ये ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे सोशल चेंज जो है वो एक्सपीडाइट हो, वो एक्सेलरेट करे। ठीक है, और लास्ट रिलीजन। इन सब पर इसने अलग अलग थेरीज भी दी हैं। इसकी थेरी ऑफ रिलीजन भी बहुत अहम है, वो भी हम पढ़ेंगे।
इसने कहा था कि रिलीजन जो है वो सोशल कंट्रोल के लिए बहुत अहम है और उसका काम, रिलीजन का काम प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना होता है, पॉजिटिविज्म की तरफ लेके जाना होता है। तो ये चीजें कैसे लेकर जाती हैं, ये इसका जो टॉपिक हम पढ़ेंगे सोशल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें ये चीजें मजीद स्ट्रेंथन होती जाएंगी। जैसे जैसे भी हम कोई थेरिस्ट बच्चों पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे इसकी थेरीज एक्सपैंड होती जाती हैं, तो इसके पहले वाले अजम्पशंस वो मजीद समझ में आने शुरू, क्योंकि इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, थेरी का जो वर्ड है, थेरी को अगर हम डिफाइन करें तो क्या डिफाइन किया जाता है? थेरी इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए हर थेरिस्ट की स्टेटमेंट्स को जब हम अक्यूमुलेटिव पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं और फिर इनका नॉलेज वाजिया हो जाता है। ठीक है, ये था स्टडी ऑफ द सोसाइटी, स्टडी ऑफ द सोशियोलॉजी जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसका सोशल स्टैटिक पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट जो है सोशल डायनामिक। सोशल डायनामिक में सोशल चेंज की बात की जाती है और सोशल चेंज को 3 लेवल्स पर देखा जाता है: फिजिकल प्रोग्रेस, इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस एंड मॉरल प्रोग्रेस। ठीक है, ये 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में किसी भी दुनिया में, किसी भी सोसाइटी में फिजिकल प्रोग्रेस होती है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, जब तक रोड्स नहीं बनेंगे, जब तक हमारा मींस ऑफ कम्युनिकेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेंथन नहीं होंगे, तब तक इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकती। पहले फिजिकल प्रोग्रेस होगी, दैट विल लीड्स टुवर्ड इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस फिर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस में आपका एजुकेशन सिस्टम, आपका रिसर्च और ये सारा सिस्टम, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये डेवलप होती है। और जब ये डेवलप हो जाती है तो थर्ड एंड लास्ट जो कि आइडियल चीज होती है, जिसमें हमारी मॉरल प्रोग्रेस होती है, जिसमें एथिक्स एंड मोरालिटी जो होती है, दैट स्टैंड्स अपार्ट। ठीक है, तो ये 3 चीजें सोशल डायनामिक में आ जाती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली उसका एक मेंटल कंसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी या सोशल फिजिक्स, जिसको उसने पहला नाम दिया था कि सोशियोलॉजी का जो डिसिप्लिन है दैट शुड बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, सोशल स्टैटिस एंड सोशल डायनामिक। ठीक है, तो एक थ्योरी इसकी ये हो गई। ठीक है, सेकंड इसकी स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग की बात की जाती है। सॉरी, ये इसका बड़ा अहम काम था, जिसको आज तक भी पढ़ा जा रहा है। इवन सोशियोलॉजी पेपर में बहुत दफा इस पर क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के नाम से। ठीक है, तो अगस्त कॉम्टे का लॉ ऑफ 3 स्टेजेस जो है वो बहुत अहम है। इसमें आपने 2 चीजें जहन में रखनी हैं। एक, आप इसको ये समझ लें, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, या जैसे कि मैंने कैप्शन दिया हुआ है, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग, कि सोसाइटी 3 लेवल से गुजर के आई है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि इसको हम एवोल्यूशनरी थ्योरीज भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन थिंकिंग 3 लेवल से गुजर कर आई है। कैसे? सबसे पहली स्टेज, जिसको हम थियोलॉजिकल स्टेज का नाम देते हैं। थीइज्म, थियोलॉजिकल का क्या मतलब है? थीइज्म या थियोलॉजिकल को हम एट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स रिलीजन। जब हम ऑल एंड एवरी सोशल हैपनिंग्स को गॉड्स के साथ एट्रीब्यूट करेंगे, जब हमारी, मैं दोनों चीजें इकट्ठी समझा रहा हूं, जब हमारी सोसाइटी एज अ होल तमाम सोशल फिनोमेना या इवन नेचुरल फिनोमेना को रिलीजन की तरफ एट्रीब्यूट करेगी, दैट स्टेज विल बी कॉल्ड थियोलॉजिकल स्टेज। और हम एज एन इंडिविजुअल, जब हम किसी भी सोशल हैपनिंग को आज भी अगर हम रिलीजन की तरफ एट्रीब्यूट करेंगे तो उस स्टेज को हम क्या नाम देंगे? थियोलॉजिकल स्टेज। इसने थियोलॉजिकल स्टेज के 3 लेवल्स की बात की थी: एनिमिज्म, पोलीथीइज्म एंड मोनोथीइज्म। बेसिकली ये थियोलॉजिकल स्टेज की 3 सब टाइप्स है। थियोलॉजिकल स्टेज में एक वक्त था जब लिविंग इन नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट होगा। एनिमिज्म के कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? लिविंग इन नॉन लिविंग। जब हम पहाड़ का देवता, या हम कह सकते हैं पहाड़, दरख्त, इसमें भी गॉड्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या नाम देते हैं? एनिमिज्म का। पोलीथीइज्म में मल्टीपल गॉड्स हैं। ठीक है, ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। मोनोथीइज्म और पॉलीथीइज्म में फर्क ये है
कि एनिमिज्म में हमने लिविंग और नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट रखते हैं, लेकिन पॉलीथीइज्म में हम इन जनरल कह देते हैं कि ये आग का देवता है, ये पानी का देवता है, इस तरह करके बात की जाती है। और मोनोथीइज्म में एक अल्टीमेट भगवान गॉड का जिक्र होता है कि जो तमाम सोशल नेचुरल हैपनिंग्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ये है इसकी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, सेकंड स्टेज जो इसकी है उसको हम कहते हैं मेटाफिजिकल स्टेज। ठीक है, मेटाफिजिकल स्टेज का एक ही ट्रेट है, दैट इज स्पेकुलेशंस और अजम्पशंस। अब इंसान की सोच और सोसाइटी इस लेवल पर आ गई थी कि हम गॉड से निकलकर उस पर सोच विचार कर रहे थे, कुछ मजीद चीजें सोच रहे थे। ठीक है, जिसको हम अजम्पशंस का नाम देते हैं, अज्यूम करना। ठीक है, कि ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा। इसकी मैं एक आपको एग्जांपल भी देता हूं। और तीसरी स्टेज जो है जिसको हम आइडियल स्टेज कहते हैं, और जो कि इसने विश किया था कि ये स्टेज होनी चाहिए, जिसको हम पॉजिटिविज्म कहते हैं। पॉजिटिविज्म की अगर बात की जाए तो इसके लिए बेटा एक ही आप वर्ड याद रख लें, कॉज एंड इफेक्ट। कि किसी ना किसी इवेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होती है, लॉजिकल रीजन होती है। अब मैं ये तीनों स्टेजेस आपको समझाता हूं विद रेफरेंस टू अ कपल ऑफ एग्जांपल। हम बारिश की एग्जांपल ले लेते हैं और अर्थक्वेक की एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम थियोलॉजिकल स्टेज में हैं और हम पॉलीथीइज्म या मोनोथीइज्म के कॉन्सेप्ट में हैं, तो हम क्या कहते हैं कि जलजला या बारिश, ये बारिश के भगवान ने, बारिश के खुदा ने, या अर्थक्वेक के खुदा ने दिया था। ठीक है, या मोनोथीइज्म में हम कहते हैं जी भगवान ने ये किया था, खुदा ने ये किया था। ठीक है, मेटाफिजिकल स्टेज में हम स्पेकुलेशंस या अजम्पशंस की बात करते हैं। ठीक है, कि ऐसा हुआ होगा। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जी जमीन को एक गाय ने उठाया हुआ है। मैं मतलब पाकिस्तान के फोक लॉज में भी ये चीज पाई जाती है। तो ऐसे जलजले आते हैं, अज्यूम किया जाता था कि जलजले ऐसे आते हैं, जैसे कि आतिशफिशां फटने से, या ऐसे कुछ भी कहा जा सकता है। ठीक है, किसी देवता की नाराजगी है, व्हाटसोएवर। पॉजिटिविज्म में हम लॉजिकल आ गए हैं कि भाई जलजले और बारिश, इसमें आबी बुखारात वाला मामला, इसमें टेक्टोनॉनिक्स प्लेट्स का मामला, इसमें आतिशफिशां का मामला। तो हम ये तीन स्टेजेस से सोसाइटी एज अ होल और ह्यूमन थिंकिंग गुजरी है। ठीक है, तो ये तीन स्टेजेस ऐसे आ जाती हैं कि तीन स्टेजेस का ये है थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविस्टिक, या जिसको हम साइंटिफिक स्टेज का नाम देते हैं। अब इन तीनों स्टेजेस में सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, ठीक है ना, जो कि हमारा ये सवाल ये चीज स्ट्रेंथन की जाएगी कि भाई अब हमने स्टेजेस तो पढ़ ली, लेकिन इसमें फर्दर क्या है। देखिए, जब थियोलॉजिकल स्टेज थी, सोशल एंड पॉलिटिकल लॉज आर अल्टीमेटली एंड नो वन क्वेश्चन द पावर ऑफ किंग। थियोलॉजिकल स्टेज में किंग्स होते थे। ठीक है, और उनके पास अल्टीमेट पावर होती थी, और वो कंट्रोल कर रहे होते तमाम चीजों। ठीक है, मेटाफिजिकल स्टेज में लॉज स्टार्टेड टू चेंज, किंग्स पावर वाज रिस्ट्रिक्टेड, ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। अगर हम इस बात को समझें तो थियोलॉजिकल स्टेज हम कह सकते हैं कि बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, या उससे पहले चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, और थोड़ा सा ग्रीक सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। लेकिन जब हम मेटाफिजिकल स्टेज में आते हैं तो जैसे कि रोमन सिविलाइजेशन इज फेमस फॉर इट्स लीगल कंसेप्शन, लीगल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी। तो रोमन सोसाइटीज के बाद वाला टाइम पीरियड और सफरेज मूवमेंट 18th सेंचुरी 17th सेंचुरी वाला मेटाफिजिकल का टाइम पीरियड था। और जिस टाइम पीरियड में अगस्ट कॉम्टे ने स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी का जिक्र किया था, 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी, तो वो वाला टाइम पीरियड साइंटिफिक सोसाइटी का जिक्र किया जाता है। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारी लॉज ऑफ थ्री स्टेजेस, जिसमें हमने तीन स्टेजेस, और इन तीनों स्टेजेस में हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स कैसे थे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, किंग्स, और वो सारी चीजें। ठीक है, अब हम चलते हैं रिलीजन बाय कॉम्टे। ठीक है, कॉम्टे की तीसरी थ्योरी रिलीजन की। ठीक है,
रिलीजन को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये चूंकि थोड़ा सा ज़रा मतलब इट फील्स गुड, तो इसको हम थोड़ा सा बेटा लास्ट पॉइंट यही था कि साइंटिफिक स्टेज में डेमोक्रेसी आ जाती है, सोशल कंट्रोल हाई हो जाता है, आपके सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फर्निश्ड हो जाते हैं, वो वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है। रिलीजन को सबसे पहले जो इसने डिफाइन किया था, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हार्मनी peculiar to human life when all parts of the lives are ordered in their natural relations to the each other। जो कुदरत ने एक नेचुरल पैटर्न बनाया है, जब तमाम चीजें उस पैटर्न पर आ जाती हैं तो उस चीज को नाम दिया जाता है रिलीजन का। ठीक है। when all parts of the life, सॉरी, जब तमाम पार्ट्स जो है वो एक हार्मोनियस सिचुएशन में होंगे तो उसको उसने रिलीजन का नाम दिया था। और इसने रिलीजन के फंक्शंस बताए थे, दो फंक्शंस, एक मॉरल फंक्शन। इन इट्स मॉरल फंक्शन रिलीजन का काम है कि वो मुझे और आप इंडिविजुअल को गवर्न करे। और एक रिलीजन का पॉलिटिकल फंक्शन भी होता है, जिसका मतलब है कि वो तमाम इंडिविजुअल को यूनाइट करे। ठीक है। देखिए मैं इस्लाम मतलब इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि एज एन इंडिविजुअल रिलीजन, इसको अगर इस्लाम पे हम अप्लाई करें तो मेरा बिहेवियर जो है वो गवर्न होना चाहिए शरीयत के पहलू के मुताबिक, जिसमें हम इबादत और वो सारी चीजें वो भी आएंगे। मैंने रिलीजन का कॉन्सेप्ट अगस्त कॉम्टे का इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे इसके कॉन्सेप्ट में और इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ रिलीजन में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। ठीक है। हम मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम बड़े जबरदस्त तरीके से इंडिविजुअल को गवर्न कर रहे, नमाज, रोजा, हज, ज़िकात, इबादत। और इन इट्स पॉलिटिकल फंक्शन, जो ईदैन पे होता है, ये जो हमारे डिफरेंट रिचुअल्स पे होता है कि हम सारे यूनाइट हो जाते हैं। ठीक है। तो इसकी ये दोनों फंक्शंस इस्लामिक पर्सपेक्टिव में भी हमें नजर आती है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ रिलीजन, ये इसका बड़ा जबरदस्त है। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ रिलीजन की अगर बात की जाए, एक मिनट बेटा ठहरिएगा।
अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, सॉरी। अब देखिए, कंपोनेंट्स होते हैं कि जो दो चार अहम उसके एस्पेक्ट होते हैं। तो रिलीजन के अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्टे तीन कंपोनेंट्स हैं: डॉक्ट्राइन, वॉरशिप एंड मॉरल रूल्स, जिसको उसने डिसिप्लिन का नाम दिया था। ठीक है, अब इन तीनों को अगर आप देखें तो इस्लाम में भी अगर हम तीन चीज़ें बात करें तो अकायद, इबादात और मामलात, इस्लाम में ये तीन चीज़ें बड़ी अहम। अकायद में आपका मतलब अल्लाह, तौहीद और रिसालत की बात की जाती है। वर्शिप में हमारी इबादत की बात की जाती है, हकूकुल्लाह की बात की जाती है, और मामलात में हकूकुल इबाद की। तो ये तीनों चीज़ें इसमें भी मौजूद हैं, ठीक है? तो इसलिए ये कॉम्टे का रिलीजन का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा हम कह सकते हैं, ठीक है? और in the positivist religion, worship doctrine and moral rule all have the same object, namely humanity, which must be loved, known and served. जो कि इसने इसकी डेफिनेशन में भी बात की थी कि रिलीजन का काम इंसानियत है। इसने सम टाइम ये भी कहा था कि रिलीजन जो है वो उतरा हुआ नहीं है, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत, ह्यूमैनिटी, मॉरल कोड्स का नाम है, ठीक है? तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। और अब देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था अगस्त कॉम्टे का? अगस्त कॉम्टे ज्यादा टाइम लेगा। वेबर और डरखाइम की थेरीज कम कम है, ठीक है? तो इससे आप परेशान नहीं होइएगा, ठीक है? अब देखिए, सोशल रिकंस्ट्रक्शन, उसका स्टार्टिंग पॉइंट था मैन इज फुलिश वाला। सोशल फैब्रिक खराब है, मामलात खराब हैं, सरमायादाराना निजाम आ गया है, तो उसको ठीक कैसे किया जाए, ठीक है? कैपिटलिज्म हैज चेंज द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी ने कैपिटलिज्म ने सोसाइटी का फैब्रिक खराब कर दिया है, और सोसाइटी के तीन लेयर्स हैं, तीन सोशल क्लासेस हैं। अब देखिए ना, कार्ल मार्क्स ने क्लासेस का जिक्र किया था, डिफरेंट थेरिस्ट आप पढ़ते हैं उन्होंने भी क्लासेस का जिक्र किया था। कार्ल मार्क्स ने तो बोर्जियस एंड प्रोलेटरेट की बात की थी। इसने फ्यूडल लॉर्ड्स, मिडिल क्लास और लेबर क्लास, जो कि आज भी हमारे इधर देखने को मिलता है, तीन लेयर्स होती हैं, ठीक है? सोशल रिकंस्ट्रक्शन की साइकोलॉजिकल बेसिस, अब हमने सोसाइटी का जो बिगाड़ है ना, उसको ठीक करना है। और ये बिगाड़ नॉट ओनली इन 1838, इसको आज पर भी आप अप्लाई करें कि पाकिस्तान में सोशल रिकंस्ट्रक्शन जो है उसमें हम देखें ना, सोशल रिकंस्ट्रक्शन का सवाल पॉलिटिकल साइंस में आ सकता है, एसए में आ सकता है, करंट अफेयर में आ सकता है, ठीक है ना, सोसाइटी की बेहतरी के हवाले से। तो ये एस्पेक्ट्स आप कहीं भी लिख सकते हैं। साइकोलॉजिकल बेसिस में अगर बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू अगस्ट कॉम्टे हमारी तीन फैकल्टीज होती हैं। ये तीन फैकल्टीज प्लेटो ने भी जिक्र किया था, अगर आपको याद हो या कहीं पढ़ा हो, ठीक है? विल, नॉलेज एंड एक्शन। विल एंड डिजायर, वो सोसाइटी में औरतों का काम होता है, डिजायर। प्रीस्ट का काम नॉलेज से होता है, और सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनका काम एक्शन लेना होता है, ठीक है? और प्रीस्ट गाइड आवर स्पेकुलेशन, हमारी अजम्पशन, हमारे तरीकेकार को गाइड करते हैं। वुमेन गाइड आर इंस्पायर आवर विल एंड अफेक्शन, एंड लीडर्स डायरेक्ट आवर एक्टिविटी। ये है वो पैटर्न जिससे सोसाइटी को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। औरत का काम है कि वो हमें इंस्पायर करे, हमें मोहब्बत दे और हमें गाइड करे, ठीक है? प्रीस्ट का काम है कि हमारे विजन को ब्रॉडर करे, ठीक है? और अल्टीमेटली सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर्स का काम है कि हमारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करे। वही जो हमने सोशल स्टैटिक में पढ़ा था कि स्टेट का काम क्या है कि वो एक्शंस ले और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिससे प्रोसेस सोशल चेंज अकर हो। ये है साइकोलॉजिकल बेसिस। मॉरल बेसिस ऑफ जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन है, अडॉप्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल एथिक्स। इंडस्ट्रियल एथिक्स क्या थी? काम करना, अपलिफ्ट ऑफ द सोसाइटी। और सबसे अहम पॉइंट, पैसे का बड़ा रोल है। कार्ल मार्क्स ने भी पैसे का रोला डाला, और इसने भी बहुत हद तक उसको थोड़ा सा जिक्र किया। मनी शुड बी स्पेंड फॉर जनरल विल, आम अवाम, अवाम जनता के लिए पैसा का इस्तेमाल होना चाहिए। यही चीज कार्ल मार्क्स ने भी मेंशन की थी, क्योंकि वो कंटेम्परेरी किसी हद तक बन जाते हैं, थोड़ा सा फर्क है टाइम पीरियड का, तो ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है? और रोल ऑफ प्रीस्ट इन सोशल रिकंस्ट्रक्शन, प्रीस्ट का काम है कि वो अपग्रेडिंग जनरल मॉरल स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना? अब देखें, हमारे उलमा कराम का काम नहीं है इस वक्त हमारे मॉरल वैल्यूज को, स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करें, ठीक है? और यहाँ पर
अपलिफ्ट ऑफ द सोसाइटी, हमें ऐसी एथिक्स और मॉरल वैल्यूज नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है, हमारी स्टेट को, प्रीस्ट को ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये चीजें अप्लाई होती हैं। और लास्ट पे सोशल रिकंस्ट्रक्शन में रोल ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जो सरमायादारान लोग हैं उनका क्या काम है, मॉरल पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ द प्रीस्ट while physical political power should be in the hands of industrialists, and at highest level it should be bankers, but more power and authority should be in the hands of priest। ठीक है, एक बड़ी अहम बात, अगस्ट कॉम्टे was a son of a clergy, वो एक क्लर्जी का बेटा था, इसलिए उसने रिलीजन को, पॉजिटिविज्म में भी रिलीजन, यहां पर भी रिलीजन, रोल ऑफ प्रीस्ट, इस पर उसका बहुत ज्यादा फोकस था। हमेशा याद रख लें, हम सोशियोलॉजी में तो हम पढ़ाते हैं सोशल इंटेलेक्चुअल हेरिटेज, कि यार मैं जो भी बात कर रहा हूं ना, तो मेरे पीछे सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो कंडीशंस है ना, उनका बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। यहाँ पर बच्चों हमारा अगस्त कॉम्टे खत्म होता है, ठीक है, इस पर कोई सवाल किसी का है, पर्टिनेंट सवाल है, तो प्लीज बेटा वो पूछिएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास फिर टाइम कम है, फिर हम बाकी दो भी पढ़ेंगे, या फिर मेरे ख्याल में एक दफा तमाम थ्योरीज पढ़ लेते हैं, फिर हम टाइम के मुताबिक उस पर क्वेश्चंस रख लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड थ्योरिस्ट की तरफ, जो कि है मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर का काम जो था वो था माइक्रो लेवल का, ही वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट डे टू डे इंटरेक्शन, मेरा डेली बेसिस पर इंटरेक्शन कैसे बन रहा है, वो कैसे मॉडिफाई हो रहा है, और उस मॉडिफिकेशन के बाद मेरा फ्यूचर एक्शंस कैसे रिलेट कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। तो ये था मैक्स वेबर का काम, ठीक है। तो मैक्स वेबर की जो थ्योरी की अगर हम बात करें, तो जर्मनी, बर्लिन का रेफरेंस आप दे सकते हैं। इसने सोशियोलॉजी, द इंटायर डिसिप्लिन ऑफ द सोसाइटी, सोशियोलॉजी को डील कर रहा था ये सोशल एक्शंस के साथ, ये उसने डिफाइन किया था इसको। अब इसकी जो टाइप्स ऑफ आर स्टेजेस ऑफ सोशल एक्शंस, देखिए इसका इंटायर फोकस था सोशल एक्शन पर। 4 तरह के सोशल एक्शंस इसने बताए थे। देखिए जैसे मैंने अगस्त कॉम्टे की दफा कहा था कि वो जो 3 स्टेजेस थी ना, वो 3 स्टेजेस हिस्टोरिकल भी हो सकती हैं, वो 3 स्टेजेस एट वन टाइम पॉइंट भी हो सकती हैं, क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती हैं। इसी तरीके से ये टाइप्स आर स्टेजेस, टाइप्स के मुताबिक ये है कि अभी राइट नाउ मेरे कुछ सोशल एक्शंस ऐसे होंगे जो किसी ना किसी टाइपोलॉजी में फॉल करेंगे। और इसको अगर स्टेजेस की बात करें, तो ह्यूमन एक्शंस जो हैं वो ऐसे इवॉल्व होते हैं। सबसे पहले आ जाता है जी ट्रेडिशनल स्टेज। सबसे पहले जो सोशल एक्शंस होते थे, दे वर बेस्ड ऑन कस्टम्स, हमारे रीति रिवाज कैसे होते थे, बड़ों ने कैसे किया, हमारे सोशल एक्शंस वैसे होते थे। दूसरे स्टेज पर आ जाते हैं इमोशनल स्टेज। कस्टम्स के बाद हम लव एंड हेट की बेस पर हमारे सोशल एक्शंस होते हैं, प्यार मोहब्बत के जज्बात की बात की जाए। वैल्यूएशनल स्टेज, ये वैल्यूज से निकला है, इसमें रिलीजन और एथिक्स, हमारे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस तरह के तमाम सोशल एक्शंस, इसको अगर हम क्रिश्चियनिटी पे अप्लाई करें, ठीक है, तो चर्च के तमाम मामलात, उसके सोशल एक्शंस इस पर आ जाते हैं। और चौथा स्टेज जो कि पॉजिटिविस्टिक स्टेज के साथ रिलेट करता है, उसको हम कहते हैं रैशनल स्टेज, पर्पसफुल एंड रीजंस, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बारी बारी बताता हूं, हम डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं, शादी की बात कर लें, हम फ्यूनरल्स की बात कर लें, हम रिलीजियस जो हमारे गैदरिंग्स होती हैं उनकी बात कर लें, तो वहां पर जो हमारी गैदरिंग्स होती है दैट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स, ठीक है ना। अब शादी ब्याह के रवाज, फ्यूनरल्स के रवाज हम कह सकते हैं, मैं अपने बेटे से प्यार मोहब्बत करता हूं, मैं अपने भाइयों से करता हूं, गर्लफ्रेंड है, इस तरह के जो मामलात हैं, मेरी किसी से दुश्मनी है, तो ये वाले सोशल एक्शंस क्या होते हैं, लव एंड हेट की बेस पर। और हमारे नमाज, रोजा, 12 रबीउल अव्वल, 10 मुहर्रम, ईदैन, इस तरह की जो चीज है वो रिलीजन की बेस पर होती हैं। और रैशनल स्टेज क्या है, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप फीस देकर पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें पर्पस है, इसमें रीजन है, क्यों, क्योंकि यू आर एस्पायरिंग, ठीक है ना, आप सब कंपेटिटिव स्टूडेंट्स हैं। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे लिए ये पर्पसफुल है, ठीक है। तो आपका ये स्टेजेस भी हो सकती हैं, एंड एट वन टाइम स्टेज ये
इमोशनल भी हो सकते हैं, रैशनल भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। ठीक है, अब देखिए ना माइक्रो लेवल, इसने किसी सोशल इंस्टीट्यूशन की बात नहीं की, ये सोशल एक्शंस की बात कर रहा है। अब इसका दूसरी जो थ्योरी है वो है जी टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले तो इसने डिफाइन किया था लेजिटिमाइज्ड पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी। ठीक है ना, ये जो गुंडे वगैरह होते हैं ना, इनको हम अथॉरिटी नहीं कह सकते, ये फोर्स कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये लेजिटिमाइज नहीं है। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक एसी, एक टीचर, एक जज, ये सारे, इनके पास जो पावर होती है उसको हम अथॉरिटी कहते हैं। क्यों? लेजिटिमाइज्ड होती हैं, उनको कानूनी हैसियत हासिल होती है। और जहां पर कानूनी हैसियत हासिल नहीं होती उसको हम फोर्स का नाम दे सकते हैं, अथॉरिटी का नाम नहीं दे सकते। तो अथॉरिटी की टाइप्स, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे ट्रेडिशनल स्टेज थी वैसे ट्रेडिशनल अथॉरिटी है। हम अपने टीचर्स से सीखते हैं, हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, ये क्या है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। उसके बाद आ जाती है रैशनल अथॉरिटी। रैशनल अथॉरिटी होती है ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, जिसमें आप लोग एस्पायर कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। ठीक है, तो ये है रैशनल अथॉरिटी। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, ये सब रैशनल अथॉरिटी में आ जाती हैं। और तीसरा नाम दिया था इसने क्रिज्मेटिक अथॉरिटी। क्रिज्मेटिक अथॉरिटी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनल ट्रेड्स। ऐसा शख्स, ऐसी शख्सियत जिसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज्यादा काबिल है। ठीक है, समटाइम्स हम किसी पॉलिटिकल लीडर का नाम ले सकते हैं। हम वो जो साउथ अफ्रीका वाला नेल्सन मंडेला की बात की जा सकती है। देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर टॉट अबाउट इन 2007 कि इमरान खान एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है। ठीक है, मेरी बात कोई भी पॉलिटिकल नहीं है, मैं जस्ट टू से समथिंग वो बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप अपने मोहल्ले में कोई क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी देख रहे हैं, वो इतना अमीर नहीं होगा, वो टीचर नहीं होगा, वो ब्यूरोक्रेट नहीं होगा, लेकिन सब उसकी बात सुन रहे होंगे और उसको अहमियत दे रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम क्रिज्मेटिक अथॉरिटी का नाम देते हैं, लोग उससे सीखते हैं। ठीक है, तो ये हैं इसके टाइप्स ऑफ सोशल एक्शंस और इसके टाइप्स ऑफ अथॉरिटी। अब इसका जो लास्ट इसकी थ्योरी है वो है जी थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब अगर हम थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो सबसे पहले तो इसने डिफाइन किया था ब्यूरोक्रेसी क्या होती है। देयर इज अ क्वेश्चन दैट एलन मस्क को क्रिज्मेटिक में डाल सकते हैं। बिल्कुल, एलन मस्क को इनको क्रिज्मेटिक में डाल सकते हैं। वैसे तो चूंकि इनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो भी एक फैक्टर आ जाता है, लेकिन इनको क्रिज्मेटिक में ऐड किया जा सकता है। जी, अच्छा, अब ब्यूरोक्रेसी क्यों बनाई गई? ये जो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसका हम नाम ले रहे हैं, ये क्यों बनाई गई थी? बेसिकली ये बनाई गई थी टू परफॉर्म द टास्क एफिशिएंटली। डिवीजन ऑफ लेबर होती है, हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, तो उस चीज को बेहतर बनाने के लिए क्या किया गया था? ब्यूरोक्रेसी बनाई गई थी। और ब्यूरोक्रेसी के बेटा सिंपली कुछ ट्रेड्स हैं। नंबर 1, गवर्न बाय रूल्स। ब्यूरोक्रेसी में जो भी चीज होती है वो रूल्स के तहत गवर्न होती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रूल्स के बगैर हो। नंबर 2, इम्पर्सनल रिलेशन। सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी है, पर्सनल रिलेशंस नहीं होते, इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं। नंबर 3, डिवीजन ऑफ लेबर। असिस्टेंट सेक्रेटरी ने अपना काम करना है, सुपरिटेंडेंट ने अपना काम करना है, सेक्शन ऑफिसर ने अपना काम करना है, डिवीजन ऑफ लेबर पाई जाती है। पीएन ने अपना काम करना है, सेक्रेटरी ने अपना काम करना है। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ लेबर होती है। यही वजह है कि जब कोई बंदा जाता है तो एक बंदा भी छुट्टी पर हो तो वो चेन टूट जाती है और वो काम कभी नहीं होता, जिसको हम रेट ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया या रेटेबिलिज्म का नाम जिक्र करते हैं। हायरार्की, हायरार्की क्या होती है? स्टेप वाइज। सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, तो ये हायरार्की के साथ होता है। नंबर 5, रिटन कम्युनिकेशन। आप एक मैसेज पे छुट्टी नहीं ले सकते। आप सर को ये नहीं कहते कि सर मैंने कल नहीं आना। यू हैव टू राइट रिटन कम्युनिकेशन। इन राइटिंग, इनफॉर्मल, वो बात ही नहीं होती। और लास्ट क्या है जी? लैक ऑफ मोनोपोली। किसी भी एक बंदे की मोनोपोली नहीं होती। इवन सेक्रेटरी, ही इज गवर्न्ड बाय रूल्स, आल दो कि उसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, टू मैनेज थिंग्स, लेकिन मोनोपोली नहीं है। वो अकेला बैठकर ऑर्डर टाइप, आप ऑर्डर पे साइन करके आपको
ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि फाइल नीचे से मूव होकर उसके पास ना आए। आल दो कि वो सारे उसके माथेत होते हैं, हो जाती हैं चीजें, बट मोनोपोली नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा मैक्स वेबर। और मैक्स वेबर का एक लास्ट कॉन्सेप्ट है रिलीजन का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें भी रिलीजन को क्यों डाला है। तीनों में मैंने रिलीजन को ऐड किया है टू क्रिएट अ कंपैरिजन के भी रिलीजन पर बात की जाती है। अच्छा, रिलीजन एंड इकोनॉमी दो अलग चीजें हैं, ठीक है, बट मैक्स वेबर ने इनको मर्ज किया था। मैक्स वेबर ने कहा था कि रिलीजन हमें गाइड करता है, रिलीजन हमें विजन देता है, रिलीजन हमें एस्पायर करता है, जो कि प्रीस्ट की एग्जांपल में गस्ट कॉम्टे ने भी कहा था। और इसका कंक्लूजन क्या था? वेबर सेज दैट कैल्विनिस्ट सेक्ट ऑफ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन रिलीजन, ठीक है, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसका जो प्रोटेस्टेंट पार्ट है उसके अंदर एक सेक्ट है कैल्विनिस्ट, हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। वो बड़े ज्यादा अमीर थे, क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज थी। और ये इसने द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये उसने अपनी एक बुक पे लिखा था। और हम इससे ये सिर्फ ये नतीजा निकाल सकते हैं कि भाई रिलीजन जो है हम इसको पैसिव ना लें कि रिलीजन की वजह से हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। रिलीजन हमें बहुत अच्छा आइडिया और चीजें देता है जिससे आप अमीर हो सकते हैं, और ये कैपिटलिज्म सिस्टम उसकी तरफ लेके जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा थर्ड थियरिस्ट आ गया जी, अमाइल डरखाइम। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट था। इसने जो बातें की थी उसमें पहला इसका जो कॉन्सेप्ट था वो था सोशल फैक्ट्स का। फैक्ट क्या होता है जी? फैक्ट तो होता है जी एक हकीकत है, किसी भी चीज को हम हकीकत का नाम देते हैं, ठीक है। और सोशल फैक्ट क्या है? जो कि समाजी हकीकत है, जिसके लिए मैं एक ही वर्ड अगर आपको बताऊं, हमारे रहने सहने के अंदाज, हमारे बात करने के अंदाज, चलने फिरने के अंदाज, ये सारी चीजें जो हैं ये इनहेरिटेड नहीं होती, ये हमें वरासत में नहीं मिलती। इसको हम सोशल हेरिटेज का नाम देते हैं, जो कि कल्चर की डेफिनेशन है। कल्चर को हम क्या कहते हैं? सोशल हेरिटेज। तो अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि हमारे वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेविंग को सोशल फैक्ट्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन जरा सुनिए। सोशल फैक्ट्स कंसिस्ट ऑफ मैनर्स ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। ये हमारे अंदर नहीं होती, ये हमें बाहर से चीजें की जाती हैं, which are invested with coercive power by virtue of which they can exercise control over a person। ठीक है, एक तो इसमें से ही एक बात याद रख लें बच्चों, जो डेफिनेशंस होती हैं ना उसमें से ही आप हेडिंग्स और ट्रेड्स निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां से हम ट्रेड्स निकालते हैं, दे आर एक्सटर्नल एंड कांस्टेंट। सोशल फैक्ट्स आपके बाहर हैं और ये कंटिन्यूसली और हर वक्त आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे नहीं करना। इसको हम सोशल कंट्रोल का भी नाम दे सकते हैं। दे गाइड द बिहेवियर एंड थॉट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, दे हैव कोर्सिव पावर। कोर्सिव का पावर का मतलब है कि ये आप पर फोर्स रखे हुए होते हैं। और सोशल फैक्ट्स दो तरह के होते हैं, मटेरियल सोशल फैक्ट्स एंड नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट्स। आपकी स्टेट, आपका रिलीजन, ये आपको गाइड कर रहा होता है, और आपकी नॉर्म्स, वैल्यूज और बिलीफ ये भी आपको गाइड कर रही होती है। बेटा ये जो थेरिस्ट हैं इनके लिए आप जॉन जे मिशोनस की बुक भी पढ़ सकते हैं। आप के लिए जो जॉर्ज रिट्जर, एक बहुत रिनाउंड बुक है, इसमें बहुत सारे थेरिस्ट लिखे हुए हैं, उसकी बुक भी पढ़ी जा सकती है। टाइप्स ऑफ सुसाइड। अमाइल डरखाइम ने वैसे ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं वाहिद साहब को भेज दूंगा, तो आपका जो भी आइडियाज वाला ग्रुप है उसमें ये स्लाइड्स आपको मिल सकती हैं। जॉर्ज रिट्जर, सॉरी, टाइप्स ऑफ सुसाइड। अकॉर्डिंग टू डरखाइम, सुसाइड इज नॉट एन इंडिविजुअल एक्ट, नॉट अ पर्सनल एक्शन। अच्छा, ये जो बुकिश डेफिनेशन है इसको छोड़ो। अमाइल डरखाइम कहता था कि सुसाइड अगर की है ना किसी बंदे ने, ठीक है ना, मैं बात नाम ले दो, अब्दुल बासित नियाजी, आई एम सॉरी, अगर चले ऑड एग्जांपल है, कोई बंदा सुसाइड करता है तो हम क्या कहते हैं?
यार उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी, पर्सनल वजह से उसने सुसाइड की होगी, साइकोलॉजिकल रीजंस की वजह से की होगी। दरखाइम कहते हैं ऐसा नहीं है, रीजंस आर आउटसाइड एन इंडिविजुअल। मैंने अगर सुसाइड की है तो उसकी रीजंस मेरे अंदर नहीं है, बाहर है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन के बाद उसने 4 तरह की सुसाइड का जिक्र किया था, इग्विस्टिक, अल्टरिस्टिक एंड एनोमिक। देखिए बेटा, 2 कॉन्सेप्ट उसके बड़े अहम हैं, एक है इंटीग्रेशन और एक है रेगुलेशन। ये आप जरा बेटा गौर से आपने सुनना है। सॉरी, अच्छा, एक है इंटीग्रेशन कि आपकी सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन कैसी है, और एक सोसाइटी ने आपको रेगुलेट कैसे किया हुआ है। ये जब कम या ज्यादा होती है तो सोसाइटी की टाइप बदल जाती है। सबसे पहली क्या है, इग्विस्टिक। जब आप सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट कम होंगे, आपके दोस्त अहबाब, आपका सोशल सर्कल कम होगा, आप आइसोलेट हो जाएंगे, और तब आप कोई सुसाइड करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इग्विस्टिक। अब देखिए ना, ईगो को हम क्या कहते हैं, यार वो बंदा बड़ा इग्विस्टिक है, वो अपने आप में रहता है। ठीक है, और अपने आप में रहने वाला बंदा जब उसके साथ कोई इशू बनता है तो उसके पास कंसोल करने के लिए और वो मामलात करने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो जब सुसाइड करेगा तो उस सुसाइड को हम क्या कहते हैं, इग्विस्टिक सुसाइड। अल्टरिस्टिक, हाई इंटीग्रेशन, जब आपकी सोसाइटी के साथ मोहब्बत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सोसाइटी के लिए जान देने के लिए भी तैयार होते हैं, तो वो हाई इंटीग्रेशन होती है। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल हम दे सकते हैं कि हाँ, हमारे आर्मी ऑफिशियल्स जो कि सियालकोट सेक्टर में 1965 में जो कोट किया जाता है कि जो टैंकों के नीचे लेट गए थे, ठीक है, जान दे देना, कुर्बानी दे देना, अल्ट्रिज्म का मतलब कुर्बानी देना होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हाई इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसी अल्टरिज्म के साथ हम दूसरी एग्जांपल भी दे सकते हैं। जापान में ना, जब कोई बुजुर्ग 90+ हो जाता है ना, तो एक सुसाइड की टाइप है जिसको यूथनेशिया कहा जाता है, वो खुद को मार लेते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव नहीं है एंड यूथ को चांस देना चाहिए, तो ये हाई इंटीग्रेशन है। अब आ जाते हैं रेगुलेशन के लिए। लो रेगुलेशन, जब सोसाइटी का आप पे कंट्रोल कम होता है ना, आपको सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज पर यकीन कम होता है, तब सडन ब्रेकडाउन ऑफ नॉर्म्स हो जाता है। आपको मोहब्बत में नाकामी हुई, सोसाइटी के पास पैटर्न्स नहीं है आपको कंसोल करने के लिए, आपको पैटर्न करने के लिए, तो आप जो सुसाइड करेंगे वो एनोमिक होगी। इसी तरीके से आपको बिजनेस में सडन लॉस हो गया है, तो आप जो सुसाइड करेंगे वो लो रेगुलेशन की वजह से होगी, उसको हम क्या कहते हैं, एनोमिक सुसाइड। और चौथी क्या है, फेटलिस्टिक, हाई रेगुलेशन, जब सोसाइटी ने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया होगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल स्लेव्स होती है। स्लेव्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जाता है, बांधा जाता है, सारा कुछ किया जाता है, तो स्लेव जब कोई सुसाइड करता है तो उसको हाई रेगुलेशन की वजह से फेटलिस्टिक का नाम जाता है। तो ये है अमाइल डरखाइम का कॉन्सेप्ट ऑफ सुसाइड। ठीक है, अब चलते हैं, डरखाइम ने 2 तरह की सॉलिडेरिटी की या 2 टाइप्स ऑफ सोसाइटी की बात की थी। ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। ये सिंपल सा टॉपिक है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाई जाती है हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, जहां पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, नॉर्म्स रिप्रेसिव होती हैं और हाई इंटीग्रेशन होती है। रूरल एरिया में मैकेनिकल सॉलिडारिटी पाई जाती है। ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी शहरों में पाई जाती है, जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जिसमें रेस्टिट्यूटिव नॉर्म्स होती हैं, कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होते हैं, आपके रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर होते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर हाई होती है, सॉरी यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर लो लिखा गया, ये हाई। और इंटीग्रेशन, सोसाइटी के साथ आपकी इंटीग्रेशन कम होती है अपने सोशल रिलेशनशिप अर्बन एरिया में ऐसे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ से, जो कि है रिलीजन बाय डरखाइम, अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस रिलेटिव टू सेक्रेड थिंग्स। मुकद्दस और नापाक चीजों के बारे में जो चीज पाई जाती है, जो हमारे पास प्रैक्टिस पाई जाती है, उसको रिलीजन कहा जाता है। टाइप्स ऑफ रिलीजन, सेक्रेड, anything socially defined as requiring special religious treatment such as religious beliefs and rites। मुकद्दस चीजें, उनको हम सेक्रेड कहते हैं, और नापाक चीजें, ठीक है, इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ सेक्रेड, विच इज नॉट सेक्रेड, दैट इज कॉल्ड प्रोफेन।
जिसका काम क्या होता है, नापाक। तो रिलीजन के दो टाइप्स है, पाक और नापाक की स्टडी करना। रिलीजन के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले बिलीफ्स आते हैं, फिर राइट्स आते हैं, और फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, चर्च आता है। इसके कंपोनेंट्स कॉम्टे के कंपोनेंट से अलग है, इसने मटेरियल ऑब्जेक्ट का भी जिक्र कर दिया है। चर्च, मस्जिद वो चीज हो गई, हमारे बिलीफ्स हो गए, अकायद हो गए, और राइट्स हो गए। पहले दोनों जो हैं वो कॉम्टे से मिलते जुलते हैं। बिलीफ्स की बात की थी और राइट्स की बात या वॉरशिप की बात दोनों ने की थी, ठीक है। और अब आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू डरखाइन। कॉम्टे के दो फंक्शंस थे, इंडिविजुअल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन। इसने जरा ज्यादा फंक्शंस बताए थे। डिसिप्लिनरी फंक्शन, रिलीजन का काम है कि आपको डिसिप्लिन सिखाए, आपकी सोशल लाइफ को बेहतर करे। कोहेसिव फंक्शन, प्यार मोहब्बत, ये दोनों फंक्शंस सेम कॉम्टे वाले, डिसिप्लिनरी और कोहेसिव वाले, ठीक है। तीसरा फंक्शन विटलाइजिंग फंक्शन। रिलीजन का काम ये है कि आपको प्रैक्टिसेस के थ्रू आपके सोशल हेरिटेज से अटैच करे। ये हम जो 12 रबीउल अव्वल, ये वो चूंकि बार बार वही जेल में आ रहा है, ईदैन के इंसिडेंट और ये सारी चीजें, ये हमारे सोशल हेरिटेज से हमें मिलाते हैं। यूफोरिक फंक्शन, वो यूफोरिक फंक्शन का मतलब है काउंटर एक्ट फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो आपके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ कंफर्ट क्या होता है, रिलीजन होता है। तो ये चार 1 2 3 4 फंक्शंस ऑफ रिलीजन है अकॉर्डिंग टू डरखाइन। तो ये भी बड़े अहम होते हैं। ये बच्चों जी हमारे तीनों थेरिस्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। और अब किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी बेटा, किसी का सवाल है, जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। बेटा किसी भी थेरिस्ट पर तो ऐसे नहीं आता, किसी भी थेरिस्ट पे तो ऐसे नहीं आता आई थिंक। और बाकी जो मैक्सिमम डिटेल हो सकती थी वो तो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। इससे ज्यादा मेरे ख्याल में इनको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना, मतलब रिलीजन की बात करें, 3 स्टेजेस की बात करें, तो वो जब आप पेपर पे इसको लिख के एक्सप्लेन करेंगे ना, तो वो मटेरियल काफी ज्यादा हो जाता है। जी बेटा, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज पूछ लीजिए। बेटा ये वाली जो थेरीज हैं, बेटा जॉर्ज रिट्जर की जो बुक है वो सोशलॉजिकल थ्योरी के नाम से ही होगी, ऑथर के नेम से ही बुक जानी जाती है। बेटा ये वाले जो सोसाइटी के पैटर्न्स हैं, ये हम पॉलिटिकल साइंस में भी लिख सकते हैं, ये जेंडर स्टडीज में भी यूज किए जा सकते हैं, ये क्रिमिनोलॉजी में भी यूज किए जा सकते हैं, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज किए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये तो बेटा स्टूडेंट्स का अपना आर्ट होता है ना, कि वो और उसकी मेमोरी कितनी स्ट्रांग है, कि वो जब चीजें लिख रहा है तो रेफरेंस पॉइंट के तहत हर सोशल साइंस के सब्जेक्ट में इसको किया जा सकता है, हर सोशल साइंस के सब्जेक्ट। चलिए जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच। होपफुली इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, जो CSS स्कोप का यूट्यूब चैनल है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।